Hello dear students, this is the next video in the series of OR exam preparation lectures. Today we'll be focusing on job sequencing, which is a chapter from unit 4. Before we start, let's do a small prayer. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Let's begin. जॉब सीक्वेंसिंग मतलब यहाँ पर क्या होता है वो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. In our sum, there are 2 machines or 3 machines given to us. हर एक मशीन पे 4 jobs, 5 jobs, 6 jobs are there to be assigned, to be processed. Now the concept says कि हर एक जॉब का एक पर्टिकुलर टाइम रिक्वायरमेंट होता है. हर एक जॉब का एक पर्टिकुलर टाइम रिक्वायरमेंट होता है. हमें ऐसा करना है कि हम उन जॉब्स को ऐसे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज कर सके जिससे मेरा टोटल प्रोसेसिंग टाइम कम से कम हो जाए. जिससे क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी बन सकेगा, जल्दी से जल्दी उसको हम मार्केट में बेच पाएंगे और जो कैपिटल हमने इन्फ्यूज किया है वो कैपिटल को हम लोग जल्द से जल्द रिकवर कर पाएंगे. राइट. तो एवरी मैन्युफैक्चरर thinks of arranging the jobs in a particular sequence which minimizes the total production time. Right. अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए let's talk about some terminologies. The first terminology, पहला पॉइंट प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात कर रहा है. यहां पर लिखा है द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड बाय ईच जॉब एट ईच मशीन. एक पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, मिनट्स में दिया हो या आवर्स में दिया हो, उस पर्टिकुलर टाइम को हमने नाम दिया प्रोसेसिंग टाइम. क्या बोलते हैं हम उसको? प्रोसेसिंग टाइम. नाउ एज वी नो, हमारे सम में 2 मशीन्स या 3 मशीन्स वाले सम्स है. सो जो ऑर्डर में प्रोसेसिंग होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से देयर आर 2 मशीन्स ए एंड बी, पहले प्रोसेसिंग ऑर्डर मशीन ए पे होगा और फिर वो जाएगा मशीन बी पर. तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर को जो हम चूज करते हैं इसे कहते हैं प्रोसेसिंग ऑर्डर. लेट्स रीड. द ऑर्डर इन विच द मशीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द जॉब. The orders in which the machines are required for completing the job is called as processing order. Fine. Coming to point number 3, elapsed time. जब हमने कोई प्रोसीजर चालू किया, कोई प्रोडक्शन चालू किया, तो हमने वो मशीन ए पर स्टार्ट किया. मशीन ए पर पहला जॉब हमने स्टार्ट किया. उस पॉइंट से लेके फिनिश गुड मिलने तक, प्रोसेस 1 स्टार्ट करने से फिनिश गुड्स मिलने तक जो टाइम बीता, जो टाइम इंटरवल हुआ, उसको हम कहते हैं elapsed टाइम. क्या कह रहा है? द टाइम बिटवीन स्टार्टिंग द जॉब, स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट जॉब एंड कंप्लीशन ऑफ द लास्ट जॉब. मशीन ए पे फर्स्ट जॉब हुआ और मशीन बी पे लास्ट जॉब खत्म हुआ, उसके बीच में जो टाइम गैप है उसको हम कहते हैं elapsed टाइम. ओके. 4th point, idle time. The time during which a machine remains waiting or vacant during the total elapsed time. इसका मतलब ये है कि जब मशीन A और B प्रोडक्शन कर रही है, there is a possibility कि मशीन B पे काम नहीं हो रहा है. क्यों सर? So it is simple. मशीन A से अभी तक आउटपुट मशीन B पे आया नहीं है. तो जब तक मशीन A का आउटपुट मशीन B पे नहीं आएगा तब तक मशीन B has to wait, और वो वेटिंग टाइम इज कॉल्ड एज आइडल टाइम. अपने हिंदी में बोलूं तो टाइम फॉर विच उस मशीन पे काम नहीं हो रहा था, तो उस टाइम को हम कहते हैं आइडल टाइम. पॉइंट नंबर 5, जॉब सीक्वेंस. हर एक मशीन पे सेम नंबर ऑफ जॉब्स ऑपरेट करने हैं, बट कौन से ऑर्डर में ऑपरेट करने हैं वो अपने को देखना है. सो the order of completing the jobs is called as job sequence. The order of completing the jobs is called as job sequence. Got this? इधर तक clear है points? Let's go ahead. Job sequence को थोड़ा और elaborate कर रहे हैं हम लोग. In a sequencing problem involving n jobs, there can be n factorial contributions. Contribution नहीं, combinations of job sequence होना चाहिए था. I'll just make a small correction here. It should be combinations. Okay. Out of which one or more sequence will provide minimum elapsed time.
सर कुछ समझ में नहीं आया मुझे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं ऐसा कहूं कि एक सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में देयर आर 5 जॉब्स, 5 जॉब्स है, 1 2 3 4 5, उसको अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल तरीके हैं। उसको अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल तरीके हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, which means 5 जॉब को अरेंज करने के टोटल 120 तरीके हैं। बट क्या सब 120 तरीके अपने लिए बेस्ट होंगे? नहीं। इन 120 में से कोई वन और मोर देन वन, नॉट नेसेसरी एग्जैक्टली एक ही नहीं, एक से ज्यादा भी हमको ऐसे सीक्वेंस मिल सकते हैं जिसमें टाइम मिनिमम होगा, राइट? So out of 120 ways, there can be one or more than one sequence which will provide me minimum elapsed time. और जो सीक्वेंस हमें मिनिमम इलैप्स टाइम देता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस। जो हमें मिनिमम इलैप्स टाइम देता है उस सीक्वेंस को हम कहते हैं ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस। समझ में आया? ठीक है। अब ये जो थियरी है जॉब सीक्वेंसिंग की, उसके कुछ बेसिक अजम्पशंस है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि अजम्पशंस क्या स्टेट कर रहे हैं। अजम्पशंस में पहला पॉइंट बोल रहा है ईच मशीन कैन परफॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ ऑपरेशन। मतलब ये जो मशीन है ये एक ही टाइप का काम करती है, इसको दूसरा कोई प्रोसेस के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते। और इसमें एक मशीन पे एक टाइम पर एक ही जॉब प्रोसेस होता है। कैन यू सी दिस पॉइंट? एंड कैन अंडरटेक ओनली वन जॉब एट अ टाइम। इट कैन अंडरटेक ओनली वन जॉब एट अ टाइम। पॉइंट नंबर 2, only one machine of each type is available। इसका मतलब जैसे हमने कहा कि सब में 2 मशीन है, ए और बी। टू बी वेरी स्पेसिफिक, मशीन ए और मशीन बी टोटली डिफरेंट मशीन है। दोनों का प्रोसेसिंग का तरीका अलग है, दोनों का सिस्टम अलग है, ठीक है? तो हमारे पास कभी भी सेम टाइप की मशीन्स नहीं होगी, देयर विल बी ऑलवेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स। पॉइंट नंबर 3, ऑल जॉब रिक्वायर द सेम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। जब हम लोग ने जॉब सीक्वेंसिंग किया, मतलब अपने जॉब को टाइम के हिसाब से मिनिमम टू मैक्सिमम में अरेंज किया, वो जॉब सीक्वेंस डिसाइड करने के बाद दैट जॉब सीक्वेंस विल बी नेवर चेंजिंग। वो सीक्वेंस हमेशा सेम रहेगा। ऑल द जॉब्स विल रिक्वायर द सेम सीक्वेंस। उसी प्रोसेसिंग में हम लोग हमेशा काम करेंगे, राइट? पॉइंट नंबर 3 ए में लिखा है इन अ 2 मशीन प्रॉब्लम ईच जॉब इज प्रोसेस्ड फर्स्ट ऑन मशीन ए एंड देन ऑन मशीन बी। जैसे हमने पहले भी देखा, प्रोसेसिंग ए पे होगा फिर मशीन बी पे जाएगा, तो हमेशा जॉब प्रोसेसिंग पहले मशीन ए पे स्टार्ट होगा, देन ओनली इट विल बी प्रोसेस्ड ऑन मशीन बी। ये सीक्वेंस तोड़ नहीं सकते। पॉइंट नंबर बी में उसका ही एक्सटेंशन दिया है। इन अ मशीन 3 मशीन प्रॉब्लम द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज पहले ए पे प्रोसेसिंग होगा, आउटपुट बी पे जाएगा, बी पे प्रोसेस होकर आउटपुट सी पे जाएगा, और वहां प्रोसेस होके हमें मिलेगा अपना फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट। करेक्ट है? गॉट दिस पॉइंट्स? चलिए पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। द प्रोसेसिंग टाइम्स ऑफ ऑल जॉब्स ऑन ऑल मशीन्स आर नोन एंड रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब कि आपके सम में जो भी जॉब की टाइम रिक्वायरमेंट्स दी थी वो हमको हमेशा ऑलरेडी एडवांस में पता होगी। कभी भी अपने को सम में ये नहीं कहा होगा कि आपको वहां पर इस पर्टिकुलर जॉब का टाइम फाइंड करना है। सो डोंट वरी, all the values of processing time on all the jobs are known and they are always constant। values change नहीं होने वाली। करेक्ट है? पॉइंट नंबर 5, each job must be completed before another job is taken up for processing। मतलब अगर मशीन ए पे जॉब नंबर 3 का प्रोसेसिंग चल रहा है, मशीन ए पे जॉब नंबर 3 का प्रोसेसिंग चल रहा है, तो जब तक जॉब नंबर 3 खत्म ना हो जाए उस मशीन पर दूसरा कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं होने वाला। ओके, सो ईच जॉब मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर जॉब इज टेकन अप फॉर प्रोसेसिंग। पॉइंट नंबर 6, नो जॉब इज रिक्वायर्ड मोर अर्जेंटली देन अदर। मतलब अगर हमारे सब में 5 जॉब्स दिए हैं एंड दे से कि ये पर्टिकुलर उसका टाइम रिक्वायरमेंट है, हमने उन जॉब्स को उनके टाइम रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिनिमम टाइम के हिसाब से अरेंज कर दिया है।
वही प्रायोरिटी है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके सम में बोला हो कि आउट ऑफ द 5 जॉब्स जॉब 4 इज द मोस्ट अर्जेंटली रिक्वायर्ड जॉब, ऐसा कभी भी मेंशन नहीं होता है। सो हमारे पास प्रायोरिटी सिर्फ टाइम की भी है, अर्जेंसी नहीं है। ओके, नो जॉब इज रिक्वायर्ड मोर अर्जेंटली देन द अदर। ओके, सीक्वेंस सिर्फ और सिर्फ टाइम के बेसिस पे होना चाहिए, यही मतलब है। पॉइंट नंबर 7, ट्रांजिट टाइम की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब मशीन ए पे प्रोसेसिंग हो जाए तो वो जॉब को हम लोग मशीन बी पे शिफ्ट करते हैं, तो मशीन ए से बी में जाने में कुछ टाइम लग सकता है, बट हमारा अजम्पशन बोलता है कि ट्रांजिट टाइम टू मूव अ जॉब फ्रॉम वन मशीन टू अनदर इज नेग्लिजिबल। मतलब उनके बीच का टाइम गैप आप कंसिडर मत करो। करेक्ट है, ए से बी में चला गया, वो टाइम गैप इंक्लूड नहीं करना है। दैट इज द पॉइंट नंबर 7 टॉकिंग अबाउट। क्लियर? नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है जहां पर जॉब्स 1 2 3 4 5 हमको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहे हैं। टॉप पे मुझे मशीन ए और बी का नाम दिख रहा है, मशीन ए एंड बी, और हर एक जॉब का एक पर्टिकुलर टाइम रिक्वायरमेंट हमारे सामने दिया हुआ है। लेट्स से दिस द टाइम गिवन टू अस इज इन आवर्स। ओके, तो इसका खाली रीड करने का तरीका बोल रहा हूं, फिर उसको समझाऊंगा कि सीक्वेंस कैसे बनाना है। मशीन ए पे जॉब नंबर 1 टेक्स अप 16 आवर्स, मशीन बी पे जॉब नंबर 1 टेक्स अप 6 आवर्स। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? तो अब इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पर सम देख रहे हैं कि क्या इंफॉर्मेशन अपने को सम में सीक्वेंस बनाने के लिए चाहिए। लॉजिक इज कि मुझे अपना सीक्वेंस मिनिमम टाइम के हिसाब से चाहिए, मिनिमम। तो अपना फोकस होना चाहिए, हम ये दोनों कॉलम को साथ में देखेंगे, ये दोनों कॉलम्स को साथ में देखेंगे, और मुझे आप ये देखना, हमारा पॉइंट है वी वांट द मिनिमम टाइम। सो सारे नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो नंबर मुझे जो सबसे छोटा दिख रहा है वो है 4। सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जॉब से हम शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ सीक्वेंस अरेंज करने के लिए। 5 जॉब्स है तो मैंने 5 स्लॉट्स बना लिए। ऑर्डर प्रोसेसिंग हमेशा A to B होगा, तो लेफ्ट में हमने A लिखा मशीन A, राइट में हमने लिखा मशीन B। ना जैसे हमने डिसाइड किया कि 4 इज द मिनिमम नंबर, तो इस 4 के पास प्लीज ध्यान से देखो, 4 के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नोटिस करना है कि वो कौन से जॉब की बात कर रहा है, और 4 के ऊपर आपको नोटिस करना है कि वो कौन सी मशीन पर प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो एज फार एज आई कैन सी 4 इज ऑन जॉब नंबर 2, और ऊपर देखूंगा तो इट इज ऑन मशीन B। तो यहां पर हम जॉब नंबर 2 को मशीन B पर एलोकेट करने जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट जॉब नंबर 2 ऑन मशीन B। नाउ आगे बढ़ते हैं। सॉरी, 4 से बड़ा नंबर क्या है हमारे पास? वी हैव 6। 4 से बड़ा नंबर इज, ओ नो, ओके, यहां पर एक ह्यूमन एरर हो गया है, थोड़ा ध्यान से देखना था, ये एग्जाम में भी हो सकता था। मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ की कि मैंने छोटा टाइम की बात की। सबसे छोटा टाइम जो एक्चुअली मेरे सम में था वाज 2, और मैंने यहाँ पर 4 से स्टार्ट किया। सॉरी फॉर माय मिस्टेक। सो नाउ अवॉइडिंग दैट एरर, मैं अपने सम को चेंज कर रहा हूँ। आई हैव टू स्टार्ट विथ 2। तो जो 2 है वो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ इट इज ऑन जॉब नंबर 3, एंड उसका प्रोसेसिंग हो रहा है मशीन ए पर। तो हम जॉब नंबर 3 को मशीन ए के साइड से स्टार्ट करेंगे। सो यहां पर पहला एलोकेशन आया जॉब नंबर 3 का। ठीक है, अब 2 से बड़ा नंबर, 2 से बड़ा नंबर इज 4। 2 से बड़ा नंबर इज 4। 4 के लेफ्ट साइड पे देखो जॉब नंबर 2, ऊपर देखो मशीन बी। मतलब मशीन बी पर हम राइट टू लेफ्ट जॉब नंबर 2 असाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब 4 से बड़ा नंबर क्या है? इट इज 6।
ओके 4 से बड़ा नंबर इज 6. सो 6 के लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो 6 के लेफ्ट साइड पे इट इज बीइंग प्रोसेस्ड ऑन जॉब 1 और मशीन कौन सा है बी. सो मशीन बी पर आप जॉब नंबर 1 असाइन करोगे राइट टू लेफ्ट मतलब नेक्स्ट स्लॉट राइट हैंड साइड से राइट. सो यहाँ पर जॉब नंबर 3 हो चुका है 2 हो चुका है 1 हो चुका है. नाउ 6 से बड़ा नंबर इज 8. 6 से बड़ा नंबर इज 8. बट एज यू कैन सी कि यहाँ पर 8 दो जगह पर दिख रहा है, एक जॉब नंबर 2 पर और एक जॉब नंबर 8 पर. बट लकीली जॉब नंबर 2 इज ऑलरेडी असाइंड. जॉब नंबर 2 इज ऑलरेडी असाइंड. तो मुझे अभी यहाँ पर दूसरा 8 सेलेक्ट करना पड़ेगा. मतलब मैं यहाँ पर जॉब नंबर 4 ऑन मशीन ए, जॉब नंबर 4 ऑन मशीन ए की बात कर रहा हूँ. तो मशीन ए के साइड से हमने जॉब नंबर 4 को असाइन किया, यानी जॉब नंबर 4 इज ऑल्सो डन. सो सिर्फ बचा कौन सा जॉब नंबर 5, उसको हम लोग यहाँ पर सेंट्रल स्लॉट में लिख देंगे. सो द ऑर्डर दैट वी आर सपोज टू यूज फॉर दिस पर्टिकुलर सम इज 3 4 5 1 2. 3 4 5 1 2. क्लियर विद दिस? आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमको जॉब सीक्वेंसिंग करनी है, कैसे अपने सीक्वेंस को अरेंज करना है टू मिनिमाइज द टोटल टाइम. करेक्ट है. नाउ वी आर हेडिंग ओवर टू द ऑब्जेक्टिव्स. प्लीज आप लोग ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान से सॉल्व करना. आ जाइए ऑब्जेक्टिव्स के पास चलते हैं. ऑब्जेक्टिव्स में पहला क्वेश्चन इज डैश इन ऑपरेशन रिसर्च इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर in which number of jobs यानी operations can be assigned. कौन सी चीज में हम अपने जॉब्स को अरेंज करते हैं उसका नाम है सीक्वेंसिंग. क्या नाम है उसका? सीक्वेंसिंग. ओके सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स हेल्प द मैनेजर इन सिचुएशन वेयर देयर इज चॉइस ऑफ सीक्वेंस इन विच पर्टिकुलर जॉब टू बी परफॉर्म. हम यहाँ पर अलग अलग सीक्वेंस में से कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस सेलेक्ट करते हैं जिससे मिनिमम टाइम मिले अपने को. करेक्ट. तो आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन इज सीक्वेंस. सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग द, कौन सा बेसिस पर हम लोग सॉल्व करते हैं? इट इज सॉल्व्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. मतलब जो जॉब पहले अपने पास आया वो जॉब हम लोग पहले चालू करेंगे, खत्म करेंगे तो ही हम दूसरे जॉब पे जाएंगे. इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. ठीक है. पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, डैश मींस द टाइम ईच जॉब रिक्वायर्स एट ईच मशीन. एक जॉब को खत्म करने के लिए मशीन पे कितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग टाइम. क्या कहते हैं उसको हम? प्रोसेसिंग टाइम. Question number 5. Dash means the order in which machines are required to complete the job. वो ऑर्डर को क्या कहते हैं जिसमें हम मशीन्स को अरेंज करते हैं, जॉब्स को नहीं, मशीन को अरेंज करते हैं. तो मशीन के अरेंजमेंट को हम कहते हैं प्रोसेसिंग ऑर्डर. मशीन के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग ऑर्डर. ओके. और अगर मैं इसी क्वेश्चन नंबर पॉइंट 5 की बात करूं, मशीन के अरेंजमेंट को हम लोग ने प्रोसेसिंग ऑर्डर कहा, तो जॉब के अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? जॉब के अरेंजमेंट को कहते हैं जॉब सीक्वेंसिंग. जो अपने चैप्टर का पूरा क्रक्स है, यही स्टोरी चल रही है. ठीक है. जॉब्स को अरेंज करने को क्या कहते हैं हम? जॉब सीक्वेंसिंग. क्वेश्चन नंबर 6, डैश जॉब कैन बी प्रोसेस्ड एट अ टाइम ऑन अ गिवन मशीन. जैसे हमने डिस्कस किया, एक मशीन पे एक टाइम पे सिर्फ एक ही जॉब हो सकता है, यानी इसका आंसर इज ओनली वन जॉब. ओनली वन जॉब. ठीक है. गोइंग टुवर्ड्स द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. डैश आर यूज्ड डैश टू बी यूज्ड आर डिफरेंट टाइप्स. हमने कहा हमारा अजम्पशन स्टेट करता है कि हमारे पास सिमिलर टाइप की मशीन्स नहीं हो सकती, मतलब हर एक मशीन अलग अलग टाइप की होगी. सो the answer for question number 1 is C. Machine to be used are of different types. ठीक है. Point number 2. Each dash started on a machine is to be performed up to the completion of that machine.
आंसर इज जॉब। एक जॉब एक मशीन पर चालू हुआ तो खत्म होने तक वो उसी मशीन पर चलता रहेगा, बीच में से उसको इनकम्प्लीट स्टेट में छोड़ नहीं सकते हैं। Each job started on a machine is to be performed up to the completion on that machine. Answer is B. ठीक है। Question number 3. The time taken by jobs in moving from one machine to another is very negligible. ये अपना last point था, and it is taken as equal to 0. मैंने कहा कि वहां पर जब एक मशीन से दूसरे मशीन पे हम जॉब शिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें जो टाइम है इट इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल, और नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है, इट शुड बी 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इज डी। क्वेश्चन 4, डैश ऑन अ मशीन रेफर्स टू द टाइम अ मशीन रिमेन्स आइडल ड्यूरिंग द टोटल elapsed टाइम। यह तो क्वेश्चन में ही आंसर है। मशीन अगर आइडल रहती है तो उस टाइम को हम लोग कहते हैं आइडल टाइम। उस टाइम को हम क्या कहते हैं, आइडल टाइम। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, क्वेश्चन 5 में लिखा है डैश टाइम इज द टाइम इंटरवल बिटवीन स्टार्टिंग द फर्स्ट जॉब एंड कंप्लीटिंग द लास्ट जॉब। फर्स्ट जॉब स्टार्ट किया, लास्ट जॉब खत्म किया, उस दौरान जो टाइम बीता इज कॉल्ड एज टोटल elapsed टाइम। ठीक है, दैट्स इट। जॉब सीक्वेंसिंग में यही सारी चीजें हमें कवर करनी थी। अगेन रिमाइंडिंग ऑफ द फैक्ट, ये वीडियो सिर्फ 24 आवर्स के लिए अवेलेबल होगा, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग द वीडियो ट्वाइस थ्राइस एंड मेकिंग द नोट्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसके साथ ही साथ मैसेज में हमने एक और ड्राइव, गूगल ड्राइव का लिंक दिया है जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है फॉर योर प्रैक्टिस। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, थैंक यू।